हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और साइंस के लिए। आप जानते हैं 27 तारीख को एग्जाम होने वाला है साइंस का, और ये कुछ एग्जाम का क्वेश्चन लिया गया है। एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं है कि सब आएगा, लेकिन हाँ इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये 9 क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। चलिए, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, दोनों के बीच क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक तरफ लिखो संतृप्त और दूसरा तरफ लिखो असंतृप्त। संतृप्त में लिखो तो संतृप्त में क्या होता है, संतृप्त में होता है कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंधन होता है। एकल क्या होता है, एकल बॉन्ड होता है, ठीक है। संतृप्त असंतृप्त की बात करेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच दियाबंध ठीक है। तो असंतृप्त वाला में होगा, क्या होगा, एक तो द्वितीय बॉन्ड होगा और या फिर आपका तृतीय बॉन्ड होगा, ठीक है। इसका एल्केन होता है और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है इसका। और इसमें क्या होता है, एल्केन हो गया और इधर एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CN2n। ये होता है आपका एल्कीन का फॉर्मूला। और एक होता है आपका इसमें एल्काइन। एक होता है एल्काइन। एल्काइन का क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n-2 होता है। ये एल्काइन का फॉर्मूला होता है। और एक डिफरेंस लिखते हैं, थर्ड नंबर। यह कम सक्रियशील होते हैं क्योंकि इसके पास क्या हो, कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होने के चलते क्या होता है, कम सक्रियशील होता है। यह अधिक यह अधिक सक्रियशील यह अधिक सक्रियशील होती है, ठीक है। ये है इसका डिफरेंस। ये दोनों डिफरेंस आप 3 को डिफरेंस लिख दीजिए, बस काफी है। 3 नंबर के लिए आता है ये क्वेश्चन। चलो जल्दी करके इसको लिखो, इसको रैप कर देते हैं।
जल्दी जल्दी लिख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बात करते हैं। निम्न यौगिक का IUPAC नाम लिखे। CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ये आपको दिया गया है। IUPAC नाम लिखना पड़ेगा इसका। एक नंबर का बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए कितना है, कार्बन कितना है, 1 2। अगर 2 कार्बन रहे तो उसको क्या लिखा जाता है, देखो CH3 कितना है, ये आपका कितना है, 1 2। 2 को क्या बोला जाता है, 2 को बोला जाता है ईथ बोला जाता है, ठीक है। और ये पहले अगर लिखा रहे, Br लिखा रहे, Cl लिखा रहे, उसको पहले लिखना पड़ता है, उसको प्रीफिक्स में लिखना पड़ता है, ठीक है, उसको पहले लिखना पड़ेगा। तो इसको पहले लिखिए, तो उसको क्या लिखा जाता है, ब्रोमो। और आपका ये कौन, ये कितना है, 1 2। 2 को क्या बोला जाता है, ब्रोमो एथेन। ब्रोमो एथेन हो जाएगा, ठीक है, ब्रोमो एथेन हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए। दूसरा नंबर की बात करते हैं। दूसरा नंबर देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। 6 को क्या बोला जाता है, 6 को बोला जाता है आपका हेक्स। और बॉन्ड कौन सा है आपका, ये वाला देखो, ट्रिपल वाला देखो, सिंगल वाला है, ट्रिपल वाला को देखो। तो आपका क्या है, ट्रिपल वाला बॉन्ड को क्या बोला जाता है, YNE। क्या होता है, YNE होता है, ठीक है। चलिए इसको लिख देते हैं। तो आपका 6 के लिए आपको हेक्स और YNE, क्योंकि आपका ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए YNE यानी क्या लिखना पड़ेगा, हेक्साइन। क्या लिखना पड़ेगा, हेक्साइन, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर, दोनों में आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको लिखना पड़ेगा। डिफरेंस से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक तरफ लिखो ऊष्माक्षेपी और एक तरफ लिखो ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी, ठीक है। तो इन दोनों अभिक्रिया के बीच में आपको क्या, आपको दोनों डिफरेंस आपको लिखना पड़ेगा। जिस अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी मतलब निकलना, ठीक है। जिस अभिक्रिया से ऊष्मा जिस अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उससे ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। इसमें क्या होगा, ऊष्माक्षेपी में होगा, ऊष्मा क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। ऊष्मा क्या होगा, निकलेगा, ठीक है। ऊष्मा शोषी में क्या होगा,
जिस अभिक्रिया से अवशोषण, जिस अभिक्रिया से ऊष्मा अवशोषण अवशोषण होती है उससे क्या कहा जाएगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऊष्मा आपका शोषण करेगा, ठीक है, और इसमें ऊष्मा क्या हो जाएगा, निकलेगा। तो दोनों का आपको दोनों का एग्जाम्पल भी डाल दीजिए। C+O2 क्या होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, ठीक है। N+O2 यानी NO2, ये एग्जाम्पल डाल दीजिए। ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है क्योंकि 3 नंबर आता है, ज्यादा बड़ा लिखने से भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लिखो इसको पहले, जल्दी करके लिखो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं। कार्बन के दो अपरूपों के नाम लिख, कार्बन के दो अपरूपों के आपको नाम लिखना पड़ेगा। क्या क्या दो अपरूप होता है, ठीक है, ये 2 नंबर के लिए आता है। एक तो हो गया, आप लिख दीजिए कार्बन, आपको कार्बन के दो अपरूप का नाम, एक होता है हीरा, एक हो गया हीरा, ठीक है। यहां थोड़ा लिख लीजिए कार्बन के दो अपरूपों के नाम। कार्बन के दो नाम, एक हीरा हो गया, दूसरा हो गया ग्रेफाइट, ठीक है। जल्दी करके लिखो, इसको भी रफ कर देते हैं। चलिए हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष की अगर बात करें तो आपको लगेगा कि ये निकट की हो सकता वस्तु को नहीं दिख पाएगा, यही लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर निकट निकट दृष्टि दोष की बात करें, जस्ट उसका उल्टा होगा। क्या होगा, दोष होगा उल्टा, निकट बोलेगा दूर का दोष होगा, अगर बोलेगा दूर दृष्टि दोष तो उसका उल्टा होगा, क्या होगा, सामने की अब उसको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, उल्टा होगा जस्ट। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, आपको लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, दोनों में से आता है, एक तो निकट दृष्टि दोष आ सकता है या फिर आपका आ सकता है दूरदृष्टि दोष, ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष उसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा उसका, ठीक है। तो इसका लिख देते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर को नहीं देख सकता ना, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता,
परंतु सामने की वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है। निकट दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता, परंतु सामने की वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है। उससे निकट दोष कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें बताया इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके निवारण के लिए दूर का अगर होगा तो दूर का अगर दिक्कत होगा तो बता। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलो जल्दी करके लिखो इसको, यही है इसका आंसर। जल्दी करके लिखिए। चलिए इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6। दो चुंबकीय क्षेत्रों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। चलिए तो इसका उत्तर, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक रखने पर, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक रखने पर दो दिशाओं की ओर संकेत करेगा, जो संभव नहीं है। जो संभव, जल्दी जल्दी लिखते जाइए क्योंकि आपको जल्दी जल्दी खत्म भी करना है। दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूचक रखने पर दो दिशाओं की ओर संकेत करेगा, जो संभव ही नहीं है। ठीक है, जल्दी करके लिखो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बात करते हैं।
जल्दी लिखो, जब उतना नहीं समझाएंगे अभी, कुछ उतना समझाएंगे नहीं, सिर्फ आपको लिखना है, ठीक है। चलिए प्राप्त कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 7। सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? ठीक है, चलिए। सोडियम सोडियम एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है। अगर इसे सोडियम एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है, अगर इसे वायु में कुलायम छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे कहां पर रखा जाता है? इसलिए इसे केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। चलिए इसको जल्दी करके लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 8 नंबर वाला। सोडियम क्या होता है? एक अत्यधिक क्रियाशील धातु होता है, अगर इसे खुलेआम अगर छोड़ दिया जाएगा तो क्या करेगा? तुरंत ये क्या करेगा? वायु के जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और आग पकड़ लेगा, इसलिए इसको क्या करना पड़ता है? आप केरोसिन के तेल में आपको डुबो कर रखना पड़ता है। केरोसिन बोलो या फिर मिट्टी के तेल भी लिखा जा सकता है, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। खींचिए छोर चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्रों रेखाएं खींचिए। अच्छा फिगर बनाना पड़ेगा। चलिए आप जानते हैं क्या होता है? ए से एंट्री होके एन पर निकलता है,
अंदर की बात करें तो क्या होगा, एस से एंट्री होके एन पर निकलेगा, ठीक है। और अगर बाहर की बात करें क्या होगा, एन से एस की ओर जाएगा, एस में एंट्री होगा, ठीक है। चलिए, तो एस में एंट्री होगा, इसलिए इधर इस प्रकार निशान। चलिए देखो इसको जल्दी करके, और उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन। धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए 3 विधियां आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो किससे किससे बचाया जा सकता है, वो 3 विधि आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 3 विधि क्या क्या होगा, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9th, ये हो गया 8 वाला, ठीक है। एक होता है जस्तीकरण करके, क्या करना पड़ेगा, जस्तीकरण करके, 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर होता है ग्रीस लगाकर, और 3rd नंबर हो गया आपका तेल लगाकर। चलिए जल्दी करके लिखिए, आज का क्वेश्चन इतना ही था, ज्यादा 9 को था, ठीक है। चलिए इसको जल्दी करके लिख लीजिए। और आप अगर संतुलित में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि संतुलित का भी एक वीडियो बना दीजिए, ठीक है। और संतुलित की फिर वीडियो बना दिया जाएगा, और इतना आसान तरीके से बना दिया जाएगा कि आराम से आपका कितना जाएगा, 5 नंबर, और आराम से आप बना सकते हैं। बहुत इजी तरीके से बताया जाएगा, शायद ही आप कहीं पर इस प्रकार का पढ़े होंगे, ठीक है। एक बार देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा कि अगर चाहिए तो, वरना कोई इतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऑल द बेस्ट।